हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11 के लिए बात करने वाले हैं अबाउट दैट इज़ द डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बच्चे से प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या है और रदरफोर्ड मॉडल क्या था। हमने कहा था कि जो रदरफोर्ड ने बच्चे अपना मॉडल दिया था उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशन कि वो लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और एक्चुअली में स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो मीन्स अगर हमें क्या करना है, बोहर का मॉडल पढ़ना है या फिर लिमिटेशन ऑफ जो रदरफोर्ड मॉडल थी वो क्या थी कि ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा। तो बोहर का मॉडल पढ़ने से पहले हमें एक्चुअली में क्या पढ़ना पड़ेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है या फिर नेचर ऑफ वेव क्या होती है। ठीक है ना। जो हमारा क्या था रदरफोर्ड मॉडल था, मॉडल ऑफ एन एटम is unable to explain line spectrum। ठीक है, so to understand spectrum we have to study क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। हमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। देखिए अगर मैं बात करूं वेव की, तो वेव जो होती हैं वो बेसिकली दो टाइप की होती हैं। वेव्स कितने टाइप की होती हैं, दे आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव, एंड सेकेंड वन इज नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है ना, नॉन मैकेनिकल बेसिकली फिजिक्स का पोर्शन है, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए, जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और नॉन मैकेनिकल जो वेव्स होती हैं उनको प्रोपोगेट करने के लिए, उनको चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखिए बच्चे, अगर मैं बात करूँ, आप किसी तालाब पर बैठे हैं, किसी नदी पर बैठे हैं, आप एक पत्थर उठाना और उस तालाब में फेंकना, आप देखेंगे जहां पर आपने वो पत्थर ड्रॉप किया है उसके बाहर की तरफ ऐसे 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 करके वेव्स चलना शुरू हो जाती हैं, है ना, सेंटर से बाहर की तरफ, है ना, और इस तरीके से ऐसे 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 करके वेव्स चलना शुरू हो जाते हैं। तो एक्चुअली में दीज आर द मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे नीड वाटर फॉर देयर प्रोपोगेशन। वाटर नहीं होगा तो वाटर वेव्स कैसे ट्रेवल करेंगी, है ना। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट साउंड वेव्स, अब जैसे मैं बात कर रही हूँ तो आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे बीच में एयर मीडियम है, मीन्स मीडियम के थ्रू ट्रेवल होती है। अगर मैं वैक्यूम में हूँ तो आप और मैं आपस में या हम सब लोग आपस में बात नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि वेव को ट्रैवल करने के लिए, साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, बट वहाँ पे क्या है, मीडियम नहीं है, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो साउंड वेव्स हैं दे ट्रैवल थ्रू मीडियम। तो वो किसका एग्जांपल हुई, दे आर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव, वाटर वेव्स, ये कैसी वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स, जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉन मैकेनिकल वेव दे डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, मीन्स उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव्स। सो कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है ना, कॉस्मिक रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, इनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट इज वाई दे ऑल आर कंसीडर्ड अंडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्स रेज, गामा रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर कंसीडर की जाती हैं। तो एक्चुअली में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे नॉन मैकेनिकल वेव्स, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सो देखिए बच्चे, ये कहा गया कि किसी भी
चार्ज पार्टिकल से, ठीक है ना, एनी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल विच हैव एक्सीलरेशन, which have acceleration that emit electromagnetic waves, electromagnetic waves या रेडिएशंस बोल सकते हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल आप किसी भी बल्ब की बात कर सकते हैं जो कि क्या कर रहा है, हमें एनर्जी एमिट कर रहा है। किसी भी हीटिंग रोड की बात कर सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस जिसको आप हीट कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, हीटेड पार्टिकल है, जिसमें एक्सीलरेशन भी हो, जिसमें वेलोसिटी हो, वो क्या करता है, एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन। क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन को एमिट करता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। देखिए यहाँ से पता चलता है नेम से ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स विच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आर कोल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चे इसको समझने के लिए एक्चुअली में 3 डायमेंशनली हमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक 3 डायमेंशनली स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि अगर आपको समझ में आए तो बहुत बढ़िया। मैंने कह दिया कि ये एक्स एक्सिस है, चलो जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किए, 3 एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। तो मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी वेव होती है, ऐसी वेव जो किसी भी हीटिंग सब्सटेंस से निकलती हैं, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक फिलामेंट से निकलती है, कोई भी हीटिंग फिलामेंट से निकलती हैं, बल्ब से निकलती हैं, दे आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। देखिए कैसे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक वेव है वो ऐसे ट्रैवल कर रही है। वेव क्या कर रही है, ऐसे ट्रैवल कर रही है। मैंने इसको बोला है कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से, क्योंकि ये वेक्टर होता है तो हम इसको ई ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करें, देखिए 3 डायमेंशनली मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आए। देख ऐसे वेव्स ट्रेवल्स कर रही हैं, दे आर ट्रैवलिंग लाइक दिस, मीन्स एक तो है ऐसे, दीज आर इलेक्ट्रिक वेव। जो दूसरी वेव्स हैं वो बच्चे ऐसे ट्रैवल कर रही हैं। सेकेंड टाइप की वेव कैसे ट्रैवल कर रही हैं, ऐसे ट्रैवल कर रही हैं। एक ऐसे और सेकेंड वेव, एक ऐसे ट्रैवल कर रही हैं और दूसरी ऐसे ट्रैवल कर रही हैं। तो मीन्स अगर मैं सेकेंड वेव्स की बात करूं, दे आर ट्रैवलिंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो फील्ड है ये है मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये भी वेक्टर होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो बी डैश से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कैसी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो पहला पॉइंट है, और अगर हम बात करें ये जो रेडिएशन है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। आप अगर देखेंगे ये और ये, इनके बीच में जो एंगल बनता है बच्चे वो 90 डिग्री का होता है। और अगर मैं बात करूं कि इसके बीच में ये जो ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, ये जो ऐसे रेडिएशन ट्रैवल कर रही हैं, और ऐसे जो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, मतलब इस तरफ प्रोपोगेट कर रही है रेडिएशन, इनके बीच में भी 90 का एंगल होता है। और अगर मैं बात करूं इसके बीच में और इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड direction of propagation they are perpendicular to each other, means electric field and magnetic field are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मीन्स ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। तो आप इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनली प्लीज विजुअलाइज करके देखिएगा कि एक वेव जो है वो ऐसे चल रही है,
ठीक है, एक वेव जो है ऐसे चल रही है, ऐसे, ठीक है, और ऐसे इस तरफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होती हैं। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, दे डू नॉट रिक्वायर any medium for propagation, medium for propagation means इनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे सन से जो रेडिएशन आती है हमारे तक, उनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नॉन मटेरियल मीडियम में भी वो ट्रैवल कर सकती हैं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, दे ट्रैवल विद द same speed of light, they travel with the same speed of light means जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई होंगी वो सभी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे। मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स व्हाट इज द स्पीड ऑफ दीज रेडिएशन दैट दे ट्रैवल विद द सेम स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फटाफट हम एक बार बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने कहा कौन सी वेव्स हैं? ऐसी वेव जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब अगर वेव इधर जा रही है तो उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं, इधर जा रहे हैं तो उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। हमने कहा नहीं, ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती और दे ट्रैवल विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ द लाइट। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर हम बात करें कि जो वेव्स होती हैं उनकी क्या क्या मतलब बेसिक टर्म्स जो हैं हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो लेट वी डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द वेव, टर्म्स यूज्ड फॉर दिस। देखिए यहाँ पर एक मैं वेव कंसीडर कर रही हूँ। देखिए बच्चे, लाइक दिस, ये एक वेव है, हम सबको मालूम है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मीन्स ये जो हाइट है, ये जो डेप्थ है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, और इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। ये क्रेस्ट है, ये क्या है? ट्रफ है। मीन्स हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो मतलब एक प्रॉपर्टी तो क्या हो गई? एम्पलीट्यूड हो गई। और क्या क्या प्रॉपर्टी है? दैट इज वेवलेंथ। आप सबको ये सब टर्म्स यूजुअली आती ही होंगी, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज वेवलेंथ? अगर मैं बात करूं, 2 कंजिक्यूटिव जो ट्रफ होती हैं या 2 कंजिक्यूटिव जो क्रेस्ट होती हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड लैम्डा या फिर वेवलेंथ, ठीक है। तो व्हाट इज वेवलेंथ? द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive crest and trough is called wavelength lambda. It is measured in meter, centimeter, nanometer, पिकोमीटर, किसी में भी इसको मेज़र किया जा सकता है। मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, नैनोमीटर में भी और पिकोमीटर में भी मेज़र किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं, 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर, और ये किसके बराबर होता है? 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो हम इनमें से यूजुअली नैनोमीटर या पिकोमीटर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मीटर, सेंटीमीटर, किसी में भी इसको मेजर किया जा सकता है। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻8 मीटर, सेंटीमीटर 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड लैम्डा और वेवलेंथ। दिस इज कॉल्ड लैम्डा और वेवलेंथ, ठीक है। तो ये क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई किसकी? वेव की, है ना, कि उसकी वेवलेंथ हो सकती है। देन वी विल टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू है ना, फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज अ नंबर ऑफ वेव्स विच कैन पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी वेव्स एक पॉइंट से पास हो सकती हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज द number of waves passing through a point in 1 second। 1 सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो सकती हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर मैं बात करूं बच्चे, देखिए ये जो वेव्स हैं ऐसी, ये तो क्या करेंगे, 1 सेकंड में एक पॉइंट से ज़्यादा वेव्स पास हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ये वाली वेव, ये 1 सेकंड में एक पॉइंट से कम पास होंगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, ज़्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, कम हुई। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? मीन्स 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो सकती हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको यूजुअली हर्ट्स में और किलो हर्ट्स में मेजर किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली हर्ट्स में, और साइकिल्स पर सेकंड में मेजर किया जाता है। 1 हर्ट्ज 1 साइकिल्स पर सेकंड के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक पॉइंट से कितनी वेव्स 1 सेकंड में पास हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर हम बात कर लें, दैट इज वेलोसिटी। लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव in 1 second। 1 सेकेंड में एक वेव कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल कर देगी, दैट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। उसको वेलोसिटी बोला जाता है। और मेजर्ड इन वही मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक मिनट में कितना, 1 सेकेंड में कितना मीटर या फिर कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस कोई भी वेव ट्रैवल करती है, दैट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड को हमने कहा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। मीन्स कोई भी जो क्रेस्ट है उसकी कितनी हाइट है और ट्रफ का कितना डेप्थ है, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एक और हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं, दैट इज वेव नंबर। व्हाट इज वेव नंबर? वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू बार। एंड व्हाट इज वेव नंबर? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। न्यू बार क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। सो वेव नंबर क्या हो गई? इट इज नंबर ऑफ वेव्स, इट इज नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर एरिया। 1 सेंटीमीटर एरिया में कितनी वेव्स प्रेजेंट होती हैं, उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, एक टर्म और आप यूज कर सकते हो, दैट इज टाइम पीरियड विच इज कॉल्ड टाउ। किससे रिप्रेजेंट कर जाता है? टाउ। ठीक है। एंड व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। इट इज टाउ इज इक्वल टू 1/न्यू। टाउ किसके बराबर होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर। इट इज टाइम टेकन फॉर अ वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, जो कि रेसिप्रोकल होता है किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ की बात करी? हमने कहा कि किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, उसकी वेवलेंथ हो सकती है, उसकी एम्पलीट्यूड हो सकता है, उसका टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, और वेव नंबर क्या होता है। ये कुछ जनरल टर्म्स हमने यूज़ करी, किससे एसोसिएटेड विद दिस वन। तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रिलेटेड छोटे छोटे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में? सी न्यू एंड लैम्डा। सी न्यू एंड लैम्डा। सी क्या है? दैट इज वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो जो सी होता है इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यू
लैम्डा, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। मीन्स c जो है वो तो कांस्टेंट है 3 × 10⁻⁸, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट। मीन्स सीधा सीधा अगर मैं बोल सकती हूँ कि अगर न्यू इंक्रीज करेगा तो लैम्डा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और अगर न्यू डिक्रीज करेगा तो लैम्डा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये किसके बराबर है, c के प्रोडक्ट के बराबर, और c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। मीन्स इनका प्रोडक्ट भी हमेशा क्या रहेगा, दैट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो दूसरा क्या करेगा, एक घटेगा तो दूसरा क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रिगार्डिंग टू दिस। यहाँ से रिलेटेड हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को हम बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी हम एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए बच्चे, हमने बात करी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी वेव्स जो एसोसिएटेड हो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। मैंने कहा बहुत सारे टाइप की वेव्स हो सकती हैं, जिनमें मैंने कहा एक्स रेज हो सकती हैं, गामा रेज हो सकती हैं, बहुत सारी। तो मैं आपको लिखने वाली हूँ, एक ट्रिक लिख रही हूँ, उसके बाद मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनको याद करने को आपको बताऊँगी कि कैसे याद रख सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है राम इनविजिबल अल्ट्रा एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। यहां लिख देती हूं गामा रेज, कॉस्मिक रेज। अब देखिए राम इनविजिबल है, राम क्या है, इनविजिबल है। क्यों इनविजिबल हो गया, क्योंकि उसका उल्टा एक्सरे बन गया। क्या बन गया, उसका उल्टा एक्सरे, मतलब अल्ट्रा एक्सरे, ठीक है। अल्ट्रा एक्सरे से उल्टा एक्सरे हमें याद रखना है। राम इनविजिबल हो गया, क्यों इनविजिबल हो गया, क्योंकि उल्टा एक्सरे बन गया। गामा रेज कॉस्मिक रे, गामा रेज कॉस्मिक रे। अब देखिए यहाँ से आर से होगा रेडियो वेव्स, यहाँ से क्या होगा, रेडियो वेव्स, आर ए रेडियो वेव्स। एम से होगा बेटा माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स जो हमारे माइक्रोवेव्स होते हैं उसको, वो जिनमें उसमें जो रेडिएशंस यूज होती हैं वो माइक्रोवेव्स होती हैं, है ना। उसके बाद इंफ्रारेड रेज, आई एन से क्या होगा, इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज या वेव्स बोल सकते हो। एंड दिस इज विजिबल, विजिबल रीजन, विजिबल रेज या विजिबल रीजन जो हमें देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि हम सारी दुनिया को देख पाते हैं, कलर्स देख पाते हैं, वो सिर्फ इस विजिबल रीजन के कारण, जो कि 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में होता है, या 360 से 780 के बीच में होता है। उसके बाद अल्ट्रा रेज, अल्ट्रा रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद गामा रेज, उसके बाद क्या है हमारी कॉस्मिक रेज। तो बच्चे अगर हम बात करें तो हमारी जो रेडिएशंस होती हैं उनका कैसे होता है, देखिए कॉस्मिक रेज, ठीक है, फिर होती हैं गामा रेज, फिर होती हैं एक्स रेज, फिर कौन सी होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर उसके बाद कौन सी होती है बच्चे, विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है हमारा, विजिबल स्पेक्ट्रम। उसके बाद कौन सा होता है, इंफ्रारेड रेज। उसके बाद कौन सा होता है हमारा, इंफ्रारेड, विजिबल के बाद इंफ्रारेड रेज, फिर कौन सा होता है, माइक्रोवेव्स, एंड फाइनली कौन होता है हमारा, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। तो एक्चुअली में जब आप यहाँ से यहाँ मूव करते हैं इस तरीके से, तो बच्चे यहाँ से यहाँ जब आप मूव कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ जाने में जो लैम्डा होता है वो तो क्या करता है, इंक्रीज, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या करती है, डिक्रीज। मीन्स what is electromagnetic spectrum? It is the spectrum, it is the arrangement in which electromagnetic radiations are arranged according to their increasing wavelength and decreasing frequency, that is called electromagnetic spectrum. तो मैं लिख रही हूँ what is electromagnetic spectrum? A spectrum, a arrangement in which electromagnetic waves are arranged according to their increasing wavelength and decreasing frequency.
decreasing frequency. This is called electromagnetic spectrum. Arrangement spectrum in which electromagnetic rays are arranged according to their increasing wavelength and decreasing frequency. याद रखने के लिए वापस फटाफट मैंने कहा कौन सा ट्रिक लिखा, राम से रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इनविजिबल, इनविजिबल से इन से इंफ्रारेड रेज, विजिबल से विजिबल रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज उल्टा एक्सरे, उल्टा मतलब अल्ट्रा, अल्ट्रा रेज, एक्सरेज, एक्सरे उसका उल्टा बन गया है ना। फिर मैंने कहा गामा रेज और कॉस्मिक रेज तो वैसे भी याद रह जाएंगी। और अगर मैं बात करूँ एक्चुअली में इस तरीके से क्या है बच्चे, एक स्पेक्ट्रम है जिसमें बहुत सारी रेडिएशन, यहाँ पे चलो यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बहुत अलग अलग रीजन्स बनी हुई हैं जिनमें बहुत सारी रेडिएशंस हैं, ये है, ये है, ये सब हैं। और इनमें से ये जो विजिबल पोर्शन है बच्चे, अगर मैं बात करूँ ये बहुत छोटा पोर्शन है, इतना सा सिर्फ, दिस स्मॉल पोर्शन। और इस स्मॉल पोर्शन में बेसिकली विजिबल रेंज में हमने कहा कहाँ से लेकर मोस्ट प्रोबेबली 400 to 700 नैनोमीटर, या फिर बिल्कुल सही बताऊं तो 360 to 780 नैनोमीटर तक ये वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR मीन्स इस पूरे स्पेक्ट्रम में से हम और किसी रेडिएशन को नहीं देख सकते। आप क्या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आप प्रेस गर्म करते हैं बेटा, है ना, उसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो इंफ्रारेड रेज होती हैं, सन रेज आती हैं उनमें भी इंफ्रारेड रेज होती हैं। आप धूप में खड़े हो जाइए, हमारा सिर गर्म हो जाएगा, है ना, हमारी बॉडी गर्म हो जाएगी, क्यों? क्योंकि सन से इंफ्रारेड रेडिएशन आ रही है, और भी बहुत सारी रेडिएशंस आती हैं। तो वो रेडिएशन क्या हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। लेकिन हम इस पूरे स्पेक्ट्रम में से सिर्फ ये वाला पोर्शन, विजिबल पोर्शन, जो कि बहुत थोड़ा है, कितना थोड़ा, मैंने कहा 360 to 780 या 400 to 700 नैनोमीटर कंसीडर किया जाता है। इसी रीजन को हम देख पाते हैं जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और यही रीजन है जिसके कारण हम दुनिया देख पाते हैं, है ना। जिसका मतलब वी शुड बी थैंकफुल टू दिस विजिबल रीजन। आभार प्रकट करना चाहिए कि हम इनके कारण दुनिया के रंगों को देख पाते हैं, अदरवाइज दुनिया क्या होती है, ब्लैक एंड वाइट होती है ना। तो ये क्या हुआ बच्चे, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें रेडिएशंस अरेंज हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अब बच्चे बुक खोलेंगे, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज गिवन है कि 10⁻24, अब 24 से शुरू हो रहे हैं। अब मैं डिक्रीज करती चली जाऊँ, डिक्रीज करती जाऊँ, तो वो किसकी वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी की, और इंक्रीजिंग किसकी दे रखी है, वेवलेंथ की। तो आप चाहें तो हल्का सा एक बार लुक ले सकते हैं, उसमें से देख सकते हैं कि कितनी रेडिएशन है। बट ये रटने की जरूरत नहीं है कि रेडियो वेव्स का ये रीजन होता है, माइक्रोवेव्स का ये रीजन होता है। बस हमें याद रखना कि इसका विजिबल रेंज का क्या रीजन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मिलते हैं बच्चों। इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, आप उनको अटेम्प्ट करके देखिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे बच्चों।